हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं यशराज बैनर की बड़ी हुई काफी मेगा बजट की फिल्म पृथ्वीराज की, जिसे लेकर पहले तो कई सारी कंट्रोवर्सी अक्षय कुमार के लीड रोल को ही लेकर की गई है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। इसके अलावा जिस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन किया गया है और टैक्स फ्री के साथ साथ इसी बात की कंफर्मेशन की जा रही है कि फिल्म काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है और आपको जाकर ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए, क्योंकि जब एक एक्टर अपनी एक्टिंग छोड़ बाकी दूसरी चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तब उस एक्टर से कई सारी ऑडियंस भी कटती है, जिसका असर मुझे इस फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी देखने मिला, जिसमें ये फिल्म भरी नहीं बल्कि इतनी ज्यादा थिएटर में खाली थी कि बस गिन चुनकर 10 से 12 लोग ही इस फिल्म को देखने के लिए आए हुए थे मेरे साथ, जिन्हें मैंने नहीं बल्कि ऑब्वियसली अक्की पाजी के स्टारडम ने बुलाया था। जिस पर अब ये 2.5 घंटे की फिल्म कितनी ज्यादा खरी उतरी है और कितनी नहीं, चलिए उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे बिना हिस्ट्री के फैक्ट्स पर बात किए, क्योंकि अगर उस पर आए तो ये फिल्म उस मामले में पूरी हिस्ट्री तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि इतने कम समय में किसी भी राजा की एक स्टोरी को बिल्कुल भी कवर नहीं किया जा सकता। यानी कि ये कहानी जो आपको ट्रेलर देखने से लगती है कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज है, तो जी नहीं, इसके अलावा ये फिल्म अपना सबसे ज्यादा फोकस और ज्यादा जितना टाइम वेस्ट करती है वो बॉलीवुड की बाकी दूसरी फिल्मों की तरह लव स्टोरी है, जिसका बाकी टाइम बच जाता है। यानी मेकर्स को ये चीज समझ आ जाती है कि मास ऑडियंस के लिए भी फिल्म में कई सारे मोमेंट्स डेफिनेटली इस फिल्म में डालने चाहिए, तब जाकर इस फिल्म में मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर को एज विलेन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और फिर क्या, सेकेंड हाफ में वही सारी चीजें और फिल्म इतिहास के उन पन्नों को दिखाकर बस अपने एंड पर आती है, जिसके एंड को फिल्म की शुरुआत में ही रिवील कर दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें पृथ्वीराज का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पता होगा। बाकी जिन्हें अगर नहीं पता है तो उनके लिए स्पॉइलर फिल्म के स्टार्ट में ही दे दिया गया है कि असल में ये फिल्म एंड किस मोड पर जाकर होगी। तो अब उसी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये फिल्म आपको सीट पर बिठाने में वन टाइम वॉच के हिसाब से कामयाब होती है, जिसमें गाने मुझे बेमतलब के लगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक में गाने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए थे, भले से ही स्टोरी लव स्टोरी का एंगल क्यों ना प्रेजेंट करे, जिसकी फिल्म में उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये बॉलीवुड है तो यहाँ पर यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बात करें परफॉर्मेंस की, जिसे लेकर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था अगेन फिल्म के लीड अक्षय कुमार को लेकर, तो नो डाउट वो इस कैरेक्टर में बिल्कुल भी सूट नहीं होते, और न ही इस फिल्म में कास्ट किए गए बाकी दूसरे भी एक्टर्स, जिसमें संजय दत्त की कास्टिंग मास ऑडियंस के हिसाब से ही की गई है, और ये चीज आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगी। इसके अलावा मनुष्य चिल्लर इस फिल्म में अपने नाम की तरह चिल्लर ही है, जिन्होंने एक्टिंग के अलावा इस फिल्म में बस ग्लैमर का ही काम किया है, क्योंकि एक्टिंग उनसे हो नहीं रही थी। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसी फिल्म में काफी टैलेंटेड कास्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि डायरेक्टर ने जो 18 साल चिल्लाकर अपनी मेहनत लोगों के सामने प्रेजेंट की है वो तो मुझे स्क्रीन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। और उसका भी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिल्म स्टोरी लाइन में किस एंगल पर फोकस करती है और किस पर बिल्कुल भी नहीं। बाकी कहानी तो चंद्र बदाई की पोयम से ही अडेप्ट की गई है, जिसे हमने स्कूल में जैसा पढ़ा था उसे एग्जैक्ट वैसे ही पर्दे पर बिल्कुल भी उतारा नहीं गया है, क्योंकि अगर कहानी में कोई भी तड़का ना डाला जाए तो ऑडियंस थिएटर तक फिल्में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसलिए शायद से इस तरीके का कदम उठाकर जिन राजाओं ने इतिहास में कभी भी गलती नहीं की वैसी ही पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनाती है, यानी कहानी पूरी तरीके से बायस रहेगी। ये बात भी आपको पता है, क्योंकि अगर गलती की तो जैसे इस फिल्म के टाइटल और बाकी चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कारण से ये फिल्म तो रिलीज ही नहीं होती। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि इतिहास पर अगर कोई भी सब्जेक्ट बनता है, खास करके हमारे इंडिया में, तो उस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि उन सब्जेक्ट्स को ईमानदारी से दिखाया ही नहीं जाता। और वैसा ही कुछ इस फिल्म के साथ हुआ है, जिस कारण से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो इस फिल्म के साथ आपकी रहेगी ही। जिसमें अब 300 करोड़ के हिसाब से इस फिल्म को देखा जाए तो वो सारी चीजें हमें कुछ मामले में थोड़े बहुत VFX, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग और कास्ट किए गए एक्टर को ज्यादातर तो फीस देने में निकल गई होगी, क्योंकि कुछ सीन्स ग्रीन स्क्रीन के बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं, और हाथ दूर से शॉट में दिखाए गए एक्टर जो असल में रियल एक्टर नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल है, उन्हें ही यूज कर उन सीन्स को फिल किया गया है, जो चीज ज्यादातर तो संजय दत्त के केस में नजर आ रही थी। बाकी अक्षय कुमार भी पीछे नहीं, लेकिन इस बारे में आपको फिल्म थिएटर में ही देखने पर पता चलेगा, छोटी स्क्रीन पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिसमें आवाज आए सीधे इस फिल्म की रेटिंग पर तो मास ऑडियंस के हिसाब से ये फिल्म एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म मानी जाएगी, जिसे डेफिनेटली B+ की कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी क्रिटिक्स को लेकर भी इस फिल्म की राय काफी ज्यादा मिली जुली है, जिस कारण से ये फिल्म B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिसमें मैंने उन क्रिटिक्स को तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है जिन्हें यशराज वालों ने समोसा नहीं दिया है, क्योंकि उनकी तरफ से इस फिल्म के रिव्यू अच्छे बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएंगे। बाकी बात रही मेरी, तो मुझे ये फिल्म वन टाइम वॉच के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा एवरेज सी फिल्म लगी है, जिसे मैं सीधे B की कैटेगरी में रखूंगा। और अगर इस हफ्ते की कंपैरिजन की बात की जाए, खास करके कि असल में डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, तो बेटर ऑप्शन तो मेजर का रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बताया है कि मुझे पर्सनली सम्राट पृथ्वीराज फिल्म कैसी लगी है। अब देखो, इस फिल्म का टाइटल भी चेंज है, जिस बारे में तो मैं भूल ही गया था। बाकी अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।